नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं देश विदेश की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। उत्तर प्रदेश में कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए बाजारें व दुकानों को रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। विधानसभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तैनात कर दिए गए। दीदी की स्कीम का प्रचार भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को शिक्षक पर्व की शुरुआत की। 7 सितंबर को शुरू इस कार्यक्रम में वो कार्यक्रम 17 सितंबर तक चलेगा। चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता चला। भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने लगाया था। चंद्रमा 2 ने इसकी पुष्टि की है। और काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली में शामिल लोगों को डराने के लिए तालिबान ने हवाई फायरिंग की। खबरें विस्तार से देखें तो कोरोना कर्फ्यू में छूट मिली है। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए बाजार व दुकानों को रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रभावित रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि कई राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है। लोग अनावश्यक सड़कों पर न घूमें। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी टीम 9 ने मंगलवार को प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चलाई जा रही है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप टीकाकरण के लिए अहम लोगों में 45% प्रदेशवासियों ने टीके की पहली खुराक प्राप्त कर ली। एक दिवस में प्रदेश के 2 नए रिकॉर्ड बनाए गए। 24 घंटों में 33,42,360 लोगों ने टीकाकरण प्राप्त किया। यह किसी भी राज्य में एक दिन में हुआ सार्वजनिक कोविड टीकाकरण है। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन के 8 करोड़ 8 लाख से अधिक हो गया है। यह किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। इस प्रक्रिया को और तेज किए जाने की आवश्यकता। टीके की उपलब्धता के लिए सरकार से सतत संपर्क बनाए रखा जा रहा है। अब ममता बनर्जी सीएम रहेगी या नहीं, वो भवानीपुरा से तय होगा। कोलकाता में यदि किसी को गुजराती व्यंजनों का लुत्फ उठाना होता है तो वो सीधे भवानीपुरा पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गुजराती ही रहते हैं, बल्कि यहाँ के पकवानों में भी गुजरात की महक है। मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी भी यहाँ रहते हैं। जो अधिकतर व्यवसायी है, ये लोग बिजनेस बड़ा बाजार में करते हैं, लेकिन रहते भवानीपुर में हैं। नॉन बंगाली वोटर्स की पॉपुलेशन यहाँ पे 60 के आसपास है। अब किसी भवानीपुर से ममता बनर्जी 30 सितंबर को उपचुनाव लड़ने जा रही है। ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम भवानीपुर सीट से विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले शोभन देव चट्टोपाध्याय और सीएम ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली। विधानसभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तैनात कर दिए गए और दीदी की स्कीम्स का प्रचार भी शुरू हो चुका है। इस बार टीएमसी का कोशिश दीदी को लाख वोटों के मार्जिन से जिताने की है। वहीं बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस अब तक अपने कैंडिडेट का नाम भी तय नहीं कर पाई। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पहली बार साल 2011 में पश्चिम बंगाल में सरकार में आई थी। तब टीएमसी ने 34 साल पुराना लेफ्ट का किला ढह कर दिया। उस साल ममता बनर्जी ने भवानीपुरा से ही चुनाव लड़ा था और वो करीब 54,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी। 2016 में भी ममता बनर्जी ने इसी सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि उनकी जीत का मार्जिन तब 54,000 से घटकर 25,000 आ गया था। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पर्व की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शिक्षक पर्व की शुरुआत की। 7 सितंबर को शुरू इस कार्यक्रम में 17 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम में वर्चुअल उपस्थित होकर मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों ने कठिन समय में देश में शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने कहा कि हमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। इसके लिए हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। मोदी ने कहा शिक्षक पर्व पर नई योजनाओं की शुरुआत हुई है। यह पहली
इसलिए भी अहम है क्योंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत कैसा होगा इसके लिए संकल्प भी ले रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0 और टॉकिंग बुक्स और यूएलडी बेस्ड ISL डिक्शनरी जैसे नए कार्यक्रम और व्यवस्थाएं लॉन्च की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये हमारे शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर फायदा पहुंचाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा योजना को बनाने से लेकर लागू करने तक हर स्तर पर शिक्षक और एक्सपर्ट्स का योगदान रहा है। चंद्रयान 2 की एक बड़ी कामयाबी देखने को मिली। चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने लगाया था। अब चंद्रयान 2 ने इसकी पुष्टि कर दी। चंद्रयान 2 उपग्रह ने चंद्रमा की कक्षा में 2 साल पूरे कर लिए। इसी दौरान उसने न सिर्फ चंद्रयान 1 से मिली जानकारियों की पुष्टि की, चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 अब तक 9000 से अधिक परिक्रमा लगा चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस कार्यशाला में ये जानकारी दी। कार्यशाला के जरिए चंद्रयान 2 से मिले आंकड़े और जानकारियां वैज्ञानिकों को मुहैया कराई जा रही है। कार्यशाला में इसरो के प्रमुख के सिवन ने बताया कि चंद्रयान 2 की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह उपग्रह घूम रहा है। इसके 8वें लॉर्ड सुदूर संवेदी पड़ताल के साथ मौका मुयामा भी कर रहा है। साइंस जर्नल में हालांकि प्रकाशित शोध के मुताबिक चंद्रयान 2 से मिले प्रारंभिक डाटा के विश्लेषण पर चंद्रमा पर व्यापक रूप से पानी की मौजूदगी की पुष्टि हुई। यह डाटा 29 डिग्री उत्तर से लेकर 62 डिग्री उत्तर के बीच हाइड्रोक्साइड व पानी की स्पष्ट पहचान को दर्शाता है। इससे यह भी पता चल रहा है कि चंद्रमा की ऊंची सतह वाले स्थानों पर हाइड्रोक्सिल या संभवतः पानी के अणु अधिक मात्रा में है। इस शोध पत्र के लेखकों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के वैज्ञानिकों की टीम प्रमुख है। उनके अलावा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर UR राव सेंटर व इसरो के पूर्व चेयरमैन AS किरण कुमार भी इसमें शामिल है। काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली में शामिल लोगों को डराने के लिए तालिबान ने हवाई फायरिंग की। इससे मची भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चे भी घायल होने की खबर है। पंजशीर की जंग में पाकिस्तान के दखल और तालिबान का साथ देने से अफगानिस्तान के लोगों में गुस्सा है और वे लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वे गो बैक पाकिस्तान और आजादी के नारे लगा रहे हैं। ऐसा ही नहीं, एक प्रदर्शन मंगलवार को काबुल स्थित पाकिस्तानी दूतावास के बाहर चल रहा था, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। यहां लोगों को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। काबुल में बीती रात भी महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसे तालिबान के जुल्मों और पाकिस्तान की घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन बताया जा रहा है। वैसे तो अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में महिलाएं पिछले कई दिनों से अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही है, लेकिन काबुल में पहली बार ये रात में प्रदर्शन हुआ। तालिबान ने पंजशीर की जंग जीतकर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा होने का दावा किया। बताया जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से ये लड़ाई जीती है। रेजिस्टेंट फोर्स की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद ने भी कहा कि पाकिस्तान वायुसेना लगातार हमले कर रही है ताकि तालिबान आगे बढ़ सके। अब हमारी असली लड़ाई पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ISI तालिबानियों का जंग में नेतृत्व कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तालिबान 11 सितंबर यानी कि 9/11 के आतंकी हमले की बरसी के दिन नई सरकार का ऐलान कर सकता है। इस बीच अमेरिका ने तालिबान सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि तालिबान को मान्यता देना दूर की कौड़ी है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को तालिबानी सरकार का प्रमुख बनाया जा सकता है। बता दें, अखुंद संयुक्त राष्ट्र का आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। हसन अखुंद अफगानिस्तान में तालिबान की पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुका है। वह तालिबान के बड़े फैसले लेने वाली रहबरी शुरा का प्रमुख है और तालिबान के गढ़ कंधार से ताल्लुक रखता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की कमान को तालिबान के दोहा गुट, कंधार गुट, आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के बीच में विवाद की भी खबरें थी। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान के ऐसे सदस्यों को सरकार की कमान सौंपी जा सकती है जो ज्यादा बड़ा नाम नहीं हो। ये नेता मुल्ला हसन अखुंद हो सकता है। ऐसी अटकलें हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल
फैज हामिद के काबुल दौरे के दौरान मुल्ला हसन अखूंद के नाम पर सहमति बन गई थी। बताया जा रहा है कि मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब को हसन अखूंद के डिप्टी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के सिराज हक्कानी को भी कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि तालिबानी सरकार का ऐलान बुधवार को किया जा सकता है। अब कैप्टन और मंत्री बटाला सामने आए। कैबिनेट मंत्री और कैप्टन विरोधी खेमे के मंत्री तूप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और सुखविंदर सिंह रंधावा व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर आमने सामने हो गए। दोनों ही मंत्रियों ने बटाला शहर को जिले का दर्जा देने संबंधित मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र का जवाब देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि यह मांग तो पिछले माह ही उनके पास आ गई थी और इस पर विचार भी चल रहा है। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि अगर दोनों मंत्री मेरे पास आ जाते हैं तो उन्हें संबंधित अवगत करवा देता। बटाला को जिला बनाने की मांग पहले से विचाराधीन है और इस संबंधित अंतिम फैसला अलग अलग मामलों को विचारने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने ऐसे ही मांग पत्र बीते महीने एक अन्य कांग्रेसी नेता से प्राप्त किया था। कैप्टन ने कहा कि बीते दिनों से मीडिया में दिखाए गए कुछ रिपोर्ट यह दर्शाती है कि बटाला के निवासियों ने भी सार्वजनिक तौर पर अपने क्षेत्र को नया जिला बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि न तो तृप्त बाजवा और न ही सुखविंदर रंधावा ने सार्वजनिक तौर पर उठी इस मांग संबंधित रिपोर्ट को देखा और न ही साझा पत्र लिखने से पहले उनके साथ इस मुद्दे को विचारना उपयुक्त समझा। दोनों मंत्रियों पर चुटकी लेते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि यदि वह मेरे पास आए होते तो इसके बारे में बात होती तो मैं उनको बता देता। मैं इस मामले पर पहले ही विचार रहा हूं और इस संबंध में उनकी साथ में परामर्श भी कर लेता। अब बिहार में लोगों को बजरंगबली के लिए भी एक कमरा चाहिए। बीजेपी के विधायक हरिकृष्ण ठाकुर बचौल ने हिंदू भावनाओं का ख्याल रखते हुए विधानसभा में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए छुट्टी और जगह मुहैया कराने की मांग की। दरअसल झारखंड विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के विधायक और कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए अलग से एक जगह की व्यवस्था की गई थी। इसको लेकर झारखंड बीजेपी के विधायक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बचौल का कहना है कि विधानसभा सभी धार्मिक समुदायों का आदर करती है। उसी के मुताबिक हिंदू धर्म की भावनाओं का भी ख्याल रखते हुए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एक समय की छुट्टी और जगह की व्यवस्था करे ताकि सभी धर्मों को बराबर नजर से और आदर से देखा जाए। हालांकि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कोई लिखित आवेदन तो नहीं दिया। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद कई कार्यक्रम नए तरीके से शुरू किए हैं। बिहार विधानसभा में कभी भी मकर संक्रांति का त्योहार नहीं मनाया जाता, लेकिन इस साल बड़े पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया। विधानसभा में बड़ी लाइब्रेरी में इस साल से पहले भी सरस्वती पूजा नहीं की गई थी, लेकिन इस साल सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया गया। विजय सिन्हा बीजेपी के हार्डकोर नेता माने जाते हैं। फिलहाल वक्त तो चलाए ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बारिश और बाढ़ की वजह से पहाड़ी राज्यों में भी आफत आ रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग का कहर जारी है। उत्तराखंड के देहरादून, रानी पोखरी, ऋषिकेश को जोड़ने वाला टेम्पररी पुल सोमवार रात जाखन नदी के तेज बहाव में बह गया। यहाँ 27 अगस्त को मुख्य पुल भी बह गया था। लोगों को आ रही परेशानी को देखते हुए नदी पर एक वैकल्पिक पुल बनाया गया था, जिस पर रविवार शाम को ही आवागमन चालू हुआ। वह पुल भी बीती रात पानी में बह गया। पुल बहने के बाद ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। यहां से घूमकर जाने वालों को ज्यादा दूरी भी तय करनी पड़ रही है। इससे पहले सोमवार को उत्तराखंड के
टिहरी में बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक सड़क पर गिरने लगी थी। इसी दिन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी लैंडस्लाइडिंग की घटना सामने आई थी। यहाँ रामपुर के जौरी क्षेत्र में लैंडस्लाइडिंग के बाद नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। जिला प्रशासन ने इस घटना से पहले ही इलाके में अलर्ट जारी कर दिया था। एहतियातन पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए, जिसकी वजह से किसी भी तरह की जान हानि नहीं हुई। 2 दिन पहले से ही यहाँ पहाड़ों से पत्थर गिरने का क्रम जारी था। इस बात की आशंका प्रशासन को पहले ही हो गई थी कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट सकता है। देश में कोरोना के आंकड़े सोमवार को राहत देने वाले आए। बीते 24 घंटों में 30,164 नए केस दर्ज किए गए। 42,946 मरीज ठीक होकर और 290 संक्रमितों की मौत हुई। इसी के साथ ही एक्टिव केस में 13,086 की कमी दर्ज की गई। ये लगातार दूसरा दिन था जब इसमें कमी आई। अभी 3.85 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। नए केस की बात करें तो रविवार को बीते 14 दिनों में सबसे कम मामले दर्ज किए गए। इसके पहले 23 अगस्त को 24,794 संक्रमितों की पहचान हुई थी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पसरता नजर आ रहा है। मुंबई 6 दिनों में कोरोना के मामलों में 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बृहद मुंबई महानगर पालिका ने डेटा जारी कर ये जानकारी दी। अमेरिका में कोरोना संक्रमण का शिकार होने वाले लोगों की तादाद 4 करोड़ के पार हो गई है। यहाँ संक्रमण से अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। कर्नाटक शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बीच वहां 6ठी से 8वीं तक के 35.64 स्टूडेंट स्कूल पहुंचे। बता दें कि कर्नाटक में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 6 सितंबर से खुल गए हैं। रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो 27 मिनट के अंदर संक्रमण का टेस्ट का रिजल्ट बता देता है। तुर्की के इस्तांबुल में रेड बुल टीम से जुड़े इटली के डेयरडेविल पायलट डोरिया कोस्टा ने कमाल कर दिया। रेस प्लेन जिको एज 540 में सवार कोस्टा ने पहले 360 मीटर लंबी सुरंग में 3 फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ाया। फिर 1160 मीटर लंबी दूसरी सुरंग ऐसे ही पार की। इस दौरान विमान ने 5200 फीट की दूरी तय की। खास बात यह है कि इस उड़ान में उन्हें महज 43.44 सेकेंड लगे और विमान की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इसी के साथ उन्होंने पहली बार टनल में उड़ान भरने, सुरंग में सबसे लंबी उड़ान, ठोस दीवारों के भीतर सबसे लंबी उड़ान, 2 टनल के बीच पहली एरोप्लेन उड़ान और किसी टनल से पहली बार प्लेन के टेक ऑफ के रिकॉर्ड समेत 5 विश्व रिकॉर्ड बना दिए। रेणु जोगी के बयान से बढ़ाया सीजी का सियासी पारा। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने अपने एक बयान से फिर से देश का सियासी पारा हाई कर दिया है। गोरेला प्रेंडा मरवाही में उन्होंने कहा है कि पार्टी विलय की कोई चर्चा किसी से नहीं हुई। मैं जेसीसीजे में खुश हूँ। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी के विधायक धर्मजीत सिंह का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जबकि प्रमोद शर्मा और देवव्रत सिंह का कांग्रेस की तरफ है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, मैं जनता कांग्रेस में खुश हूं, हमारे काम भी हो रहे हैं। मैं जहां जब तक रहती हूं पूरी निष्ठा के साथ रही हूं। उन्होंने बताया कि जब तक कांग्रेस ने उनका टिकट नहीं काटा, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और परिवार के दबाव के बाद भी अपनी तरफ से पहले कांग्रेस में ही रही थी। रेणु ने कहा, पार्टी विलय में दल कानून के तहत भी अड़चन आएगी। रेणु ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, अभी पहले तो कांग्रेस का आपसी मतभेद और मनभेद सुलझ जाए, तब फिर देखते हैं। रेणु जोगी ने यह भी कहा कि राजनीति में समीकरण बनते बिगड़ते हैं, पर फिलहाल विलय की कोई संभावना नहीं है। वहीं रेणु जोगी के बयान को लेकर लोनमी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि किसका रुझान किसकी तरफ है ये वक्त बताएगा। अभी हम सब जेसीसी में हैं। अगर रेणु जोगी ने मेरे संबंध में कुछ कहा है तो ये उनके अपने विचार है। करनाल जिला प्रशासन के बुलावे पर गरगामसी चडुनी, राकेश टिकेत और योगेंद्र यादव समेत 11 किसान नेता सचिवालय में प्रशासनिक अफसरों से वार्ता कर रहे हैं। किसान नेता 4 बैरिकेड हटने के बाद सचिवालय पहुंचे। सबसे पहले निर्मल कुटिया पर लगा बैरिकेड हटाया गया, उसके बाद सेक्टर 12, फिर कोर्ट और सबसे अंत में सचिवालय पर लगे बैरिकेड हटाए गए।
सचिवालय पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी। जब तक फोर्स के पास प्रशासन से मैसेज नहीं पहुंचा, उन्होंने किसान नेताओं को वहां 5 मिनट तक रोक के रखा था। मैसेज आने के बाद बैरिकेड हटाकर किसानों को भीतर जाने दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी और किसान नेताओं की मीटिंग चालू है। वहीं साथ जाने की बात कर रहे टिकट के समर्थकों से सचिवालय बैरिकेड पर धक्का मुक्की भी हुई थी। पैरामिलिट्री फोर्स ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया और कहा कि सिर्फ 11 लोग ही प्रशासन से बात करेंगे। अनाज मंडी के मंच पर प्रशासन के बुलावे के बाद किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडुनी, सुरेश कोत, दर्शन पाल, रामपाल चहल, बलवीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव, इंद्रजीत सिंह, अजय राणा, सुखविंदर चहल, विकास शिखर के नाम प्रशासन से वार्ता करने के लिए तय हुए। सभी नेता जिला सचिवालय में प्रशासन के अफसरों से बात करने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले किसान महापंचायत के लिए अनाज मंडी पहुंचते चुडू ने कहा कि जिला सचिवालय घेरावा का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेगा। वहीं किसानों का जमावड़ा भी लगने लगा है। अनाज मंडी में किसानों के प्रवेश पर कोई रोक टोक नहीं, लेकिन उनकी शहर में एंट्री बंद है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट जल्द ही भारत में उपलब्ध होगा। इस संबंध में रेगुलेटर से अप्रूवल की प्रक्रिया चालू है। खुद मस्क ने इसके संकेत दिए। सर्विस के भारत में उपलब्ध होने के बाद दूर दराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठाया जा सकेगा। जहां इस समय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, इस समय भारत में वायरलेस इंटरनेट के नाम पर वायर मैक्स सर्विसेज और मोबाइल इंटरनेट उपलब्ध है। यह सैटेलाइट से डायरेक्ट लिंक न होकर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से जुड़ा है। इस वजह से जिन इलाकों में टावर्स नहीं होते वहां इंटरनेट सर्विसेज नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, वायर मैक्स से मिलने वाला इंटरनेट भी काफी स्लो होता है। अगले 7 साल में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट उत्पन्न हो जाएगा। भारत में अभी रेगुलेटर से अप्रूवल की प्रक्रिया चल रही है। स्टारलिंक की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार $99 यानी करीब 7,200 रुपए में इसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। यह अमाउंट पूरी तरह से रिफंडेबल है। कुछ दिन पहले मस्क से एक ट्विटर हैंडल शास्त्री कोहली से बीसीसीआई नाराज है। टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में ओवर टेस्ट जीतकर देश को फक्र मौका दिया, पर बीसीसीआई टीम के कोच रवि शास्त्री और कैप्टन विराट कोहली से नाराज बताया जा रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते शास्त्री और विराट लंदन में एक भीड़भाड़ वाली इवेंट में शामिल हुए थे, जिसके बाद रविवार को शास्त्री कोरोना संक्रमित हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक शास्त्री और कुछ दूसरे टीम मेंबर्स के साथ बुक लॉन्च इवेंट में गए थे। दोनों स्टेज पर भी गए। इस इवेंट में जाने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से मंजूरी भी नहीं ली गई थी। जब टीम इस इवेंट में पहुंची तो पूरा कमरा लोगों से भरा था। बीसीसीआई इस लापरवाही पर नाराज है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान ये कदम टीम के स्वास्थ्य और पूरे दौरे को संकट में डाल सकता है। इस इवेंट में कुछ ही दिन बाद शास्त्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रविवार को शास्त्री के करीब बॉलिंग कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच और श्रीधर थे। सोमवार को उनकी टेस्ट भी पॉजिटिव आई। टीम के फीजी नितिन पटेल अभी भी आइसोलेशन में है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।